नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की पेशकश टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के इस मिसलेनियस खंड में आपका स्वागत है। आज हम आपके परीक्षा से संबंधित कुछ अद्यतन ऐसे तथ्य उनका संग्रह है जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए सहयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सफर को। चलते हैं मिसलेनियस खंड की तरफ। इसमें जो पहला शीर्षक है वो है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस हालिया रिपोर्ट को जारी किया गया और इसमें बताया गया कि 2024 में जो वैश्विक मुद्रास्फीति है उसमें गिरावट आएगी। लेकिन जो विकासशील देश हैं, अब अलग अलग आंकड़े इस रिपोर्ट में बताए गए, जो विकासशील देश हैं उसमें यह कहा गया कि जो खाद्य मुद्रास्फीति है, यहां पर खाद्य मुद्रास्फीति की बात की जा रही है, उसमें एक साथ वृद्धि की चेतावनी दिखाई गई। साथ ही यह कहा गया कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो वृद्धि है उसमें भी गिरावट होगी। मतलब जो उसमें वृद्धि अमूमन देखी जा रही थी पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में अगर देखें 2.7% थी, तो 2024 में यह कहा जा रहा है कि वो 2.4% हो जाएगी। ऐसा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट में यह संभावना जारी की गई है। अब देखिए, संभावना रिपोर्ट इसका नाम ही है, इसका मतलब कि इसमें कुछ संभावनाएं हैं जिनको इस रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्त किया गया है। दक्षिण एशिया में क्या कहा गया है कि वर्ष 2023 में जो अनुमानित वृद्धि थी 5.3%, ऐसा अनुमान है कि 2024 में ये 5.2% होने का अनुमान है, अर्थात कम होने का अनुमान है। भारत जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है, उसके बारे में भी ये बताया गया है कि वर्ष 2024 में भारत की जो विकास दर 6.2% का अनुमान है। इसी तरह से जो वैश्विक मुद्रास्फीति है उसके भी कम होने के बारे में संकेत दिया गया है। साथ ही पिछले 2 वर्षों में देखा जाए एक प्रमुख चिंता का विषय ये रहा है, इसके लिहाज से भी कुछ चिंताएं व्यक्त की गई कि जो मुद्रास्फीति है उसको भी थोड़ा चिंता के नजर से देखा जा रहा है। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति, इसके बारे में कहा गया है कि वर्ष 2022 में ये 8.1% से गिरकर 2023 में 5.7% हो गई। ये एक अनुमान है, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है, ये अनुमान है। और इसमें यह कहा गया कि 2024 में ये घटकर जो अनुमान था उसके हिसाब से 3.9% होने का अनुमान यहां पर व्यक्त किया गया है। तो कंपैरेटिवली ये बताया जा रहा है कि 2024 में वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति जो है वो 3.9% होने का अनुमान है। अब ये क्या होती है हेडलाइन मुद्रास्फीति? तो एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति जो होती है उसको ये मापती है और इसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें जैसी वस्तुएं भी शामिल कर ली जाती हैं। इस प्रकार खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को शामिल करते हुए जो मुद्रास्फीति निकाली जाएगी, कुल मुद्रास्फीति, उसको वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति कहेंगे। अगला शीर्षक है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। यह योजना क्यों चर्चा में है, इससे संबंधित क्या तथ्य हैं, तो नजर डालते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, आय सृजन जो योजनाएं हैं और विभिन्न पहले हैं, उन पहलों के माध्यम से रोजगार के अवसर कैसे पैदा किया जाए और साथ ही अनुसूचित जाति समुदाय विशेष रूप से उसमें उत्थान कैसे उनका किया जा सके। अब इसमें आप देखिए 3 केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो हैं उनको मिला दिया गया और उसके हिसाब से इस योजना को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को संचालित किया गया। कौन कौन योजना मिलाएगी? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और साथ ही बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, इन तीनों योजनाओं को मिलाकर इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि बताया गया कि कौशल का विकास करना, स्किल डेवलप करना, आय सृजन की योजना और अन्य पहलुओं के माध्यम से कैसे अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सके जिससे कि जो अनुसूचित जाति समुदाय है उसमें गरीबी को कम किया जा सके। और भारत के जो आकांक्षी जिले हैं, अनुसूचित जाति बहुल ब्लॉक हैं, इस प्रकार की जो अन्य जगह हैं उनमें कैसे गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं भी प्रदान की जाए जिससे कि इस लक्ष्य को पाना आसान हो सके। साक्षरता को कैसे बढ़ाया जाए, स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जो अनुसूचित जाति का नामांकन है, इस पूरे के नामांकन की जो दर है उसमें कैसे वृद्धि की जाए, ये इसका लक्ष्य है, उसको प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। वित्त वर्ष 2023-24 की अगर बात करें तो 1834 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। आदर्श ग्राम इसके अंतर्गत घोषित किया गया है। अब आप देख लें यहां पर ये इसका उद्देश्य था कि कैसे अनुसूचित जातियों को बेहतर तरीके से, चाहे वो शिक्षा हो चाहे गरीबी हो, इससे
निजात दिलाई जा सके, इसलिए इसका संचालित किया जाता है। अब इसमें विशेष प्रावधान क्या है, तो अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनको कुल अनुदान का 15% देने की बात है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनुदान का 30% देने की बात है। साथ ही कौशल विकास के लिए जो निधि है कम से कम 10% इसमें उपयोग किया जाएगा। और उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विपणन में लगी अनुसूचित जाति की जो महिला हैं और जो सहकारी समितियां हैं, इनको कैसे बढ़ावा दिया जाए कि इस क्षेत्र की महिलाओं का भी विकास हो सके, इसके लिए अनुदान के माध्यम से भी और प्रयास के माध्यम से भी इसको बढ़ाया जा सके। अगला है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024। किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें तेजी से तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता, गर्म होते ग्रह और संघर्ष की पृष्ठभूमि में ये सारे कारण हैं, इन पे चिंता जताई गई और यह बताया गया कि अगले दशक के सबसे गंभीर जो जोखिम होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। वो कैसे, तेजी से तकनीक में जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह से जो चुनौतियां हैं वो हो सकता है, आर्थिक जो अनस्टेबिलिटी है वो हो सकता है, और गर्म होते ग्रह अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना है ये हो सकती है, उसकी वजह से जो संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं वो हो सकती है। तो ये कुछ जोखिमों के बारे में हमें सचेत किया गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से। और इसमें 1500 विशेषज्ञ, उद्योग जगत के नेता और नीति निर्माता एक सर्वेक्षण किए और उनके सर्वेक्षणों पर आधारित यह वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 हमारे सामने आई है। अब देखिए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है वो 2024 में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें यह बताया गया कि 2023 में घातक संघर्ष, चरम मौसम की स्थिति और सामाजिक असंतोष सहित विभिन्न वैश्विक घटनाओं ने कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किए हैं। अर्थात ये जितनी घटनाएं हैं, चाहे वो घातक संघर्ष हो विभिन्न जगहों में, विभिन्न जाति समुदायों के बीच हो, विभिन्न देशों के बीच हो, या चरम मौसमी जो स्थिति है या सामाजिक असंतोष है, ये सभी घटनाओं की तरफ ये बताया गया कि एक निगेटिव हमारे अप्रोच को, हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें नकारात्मकता को ये बढ़ाने वाली चीजें हैं। खास करके जो गलत सूचना और दुष्प्रचार है इसके विषय में भी बताया गया कि ये भी एक चिंताजनक बात है। अगले 2 वर्षों में यह कहा गया कि सबसे गंभीर जोखिमों के रूप में इन चीजों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से गलत सूचना और दुष्प्रचार पे अंडरलाइन करने की जरूरत है। इस पर विशेष ध्यान दिया गया, जो कि जो तकनीक में होने वाला परिवर्तन है उसका हिस्सा है। अगले दशक में वैश्विक जोखिमों को आकार देने वाली 4 संरचनात्मक ताकतों की तरफ भी इशारा किया गया, जो अगले दशक में और ज्यादा ये खतरनाक हो सकती हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, तो जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकीय विभाजन, तकनीकी त्वरण और भू रणनीतिक बदलाव, इनके बारे में कहा गया कि अगले दशक में इन पर चिंताएं हो सकती हैं। जीवन यापन की लागत का संकट, मुद्रास्फीति, आर्थिक मंदी, ये आर्थिक क्षेत्र के कुछ जोखिम हैं जिनके तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। साथ ही आर्थिक अनिश्चितता, इसमें यह कहा गया कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जो असंगत रूप से वो प्रभावित होंगे, विशेष रूप से आर्थिक अनिश्चितता को लेकर। कौन से देश ज्यादा प्रभावित होंगे, तो जो निम्न आय वर्ग के होंगे, मध्यम आय वर्ग के होंगे, वहां पर इसको विशेष रूप से देखा जा सकता है, जिससे क्या होगा, संभावित डिजिटल अलगाव और बिगड़ते सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अर्थात वहां पर जो डिजिटली अलगाव की घटना है वो ज्यादा होगी और सामाजिक और पर्यावरण का प्रभाव भी बिगड़ेगा, उनका संतुलन बिगड़ेगा। अगला है वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023। किसके द्वारा जारी किया गया, तो एक एनजीओ है प्रथम नाम का, उसके द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक है इसका। इस शीर्षक के अंतर्गत वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई। अब देखिए 18वीं रिपोर्ट ये है और ये किस आधार पर जारी की जाती है, तो वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। ये वार्षिक शिक्षा स्थिति के माध्यम से शिक्षा की स्थिति क्या है इसकी एक वार्षिक रिपोर्ट है जो जारी की गई है। 2023 की ये रिपोर्ट है। 23 में जो स्थितियां हैं उसको वर्णन किया गया है इसमें। अब इसमें बताया क्या किया गया है, तो छात्रों द्वारा की जाने वाली जो गतिविधियां हैं उनकी बुनियादी और व्यवहारिक जो पढ़ने की, खासकर गणितीय क्षमताओं, डिजिटल जागरूकता और कौशल पर चर्चा की गई है कि बच्चे कैसे, गणित के प्रति उनका रुझान क्या है, डिजिटली कितना वो इन्वॉल्व हैं, साथ ही उनकी बुनियादी शिक्षा के प्रति उनका क्या रुझान है, व्यवहारिक पढ़ने के प्रति उनका क्या रुझान है, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। इस रिपोर्ट को वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है, मैंने आपको पहले बताया, और नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है। अर्थात इसमें लोग भागीदारी करते हैं और इस तरह का ये सबसे बड़े देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या है,
तो विशेष रूप से जो ग्रामीण भारत है, उस ग्रामीण भारत में जो बच्चे हैं वो स्कूल में नामांकित हैं या नहीं है, क्या वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, उनके नामांकन की दर क्या है, इन सारी बातों को उजागर करना और इसके माध्यम से आगे की नीति को तैयार करना, ये उसका लक्ष्य है। अब इसको 2005 से ही शुरू किया गया था और हर साल भारत के सभी ग्रामीण जिलों में इस सर्वे को किया जाता है, जिसके माध्यम से ये रिपोर्ट आती है हम सबके सामने। और भारत में ये सबसे बड़ा नागरिक नेतृत्व वाला सर्वेक्षण है, सर्वे है, इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। आगे आप देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसको, राज्य और जिला स्तर पर इसको, इस सर्वे को किया जाता है। इसमें देखें 3 से 16 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके नामांकन की क्या कंडीशन है, नामांकन की स्थिति क्या है। इसके अलावा 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की जो बुनियादी पढ़ने की क्या सिचुएशन है, वो जो बुनियादी पढ़ाई है अर्थात शुरुआत से जो पढ़ने जाते हैं उसकी स्थिति क्या है, उसकी रिपोर्ट इसमें बताई जाती है। अंक गणित सीखने में कितनी उनकी रुचि है और कितना बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में इसमें एक रिपोर्ट में अनुमान और सर्वे के आधार पर जो तथ्य आते हैं उसको प्रकाशित किया जाता है। अब इस 2023 की जो रिपोर्ट है इसकी विशेषता पर नजर डालने एक बार, तो 14 से 18 वर्ष के 86.8% बच्चे ऐसे हैं, बताया गया कि वो किसी शैक्षणिक संस्थान में वो नामांकित है, अर्थात उनका दाखिला हुआ है, उनका नामांकन हुआ है। 14 से 18 वर्ष के कितने प्रतिशत बच्चे, तो 86.8% बच्चे नामांकित हैं। हालांकि उम्र के हिसाब से उसमें अंतर है, जैसे 14 वर्ष के बच्चों की स्थिति कुछ और है, 18 वर्ष के बच्चों की स्थिति कुछ और है। 14 साल के बच्चे इसमें 3.9% और 18 साल के इतने प्रतिशत बच्चों ने नामांकन नहीं कराया है, अर्थात जो नहीं कराने वाले जो बच्चे हैं उसमें आप देखें संख्या ज्यादा है, 18 साल के बच्चे। इसका मतलब यह हुआ कि 14 साल के बच्चे तो कम ऐसे हैं जो नामांकन नहीं कराए हैं, लेकिन 18 पहुंचते पहुंचते उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। इसका मतलब कि पढ़ाई बीच में छूट रही है, इस बात को यह बता रहा है, रिपोर्ट ये बात कह रही है। 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जो अधिकांश छात्र हैं वो किस क्षेत्र से हैं, तो वो कला और मानविकी स्ट्रीम में नामांकित है। अब इसमें आधे से अधिक लगभग 55.7% 11वीं कक्षा या उच्चतर स्तर में इस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, ये बात इसमें बताई गई है। इसके अलावा यह कहा गया कि जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो कम है, ये रिपोर्ट इस तरफ भी इशारा करती है। पुरुष का प्रतिशत जहां 36.3% है, ये बात विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र की हो रही है। यहां पर यह बताया गया कि पुरुष जो है 36.3% की तुलना में जो महिलाएं 28.1% हैं, केवल ये नामांकन बता रहा है कि जो विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग का क्षेत्र है इधर महिलाओं का रुझान कम है। इसमें जो लैंगिक अंतर है इस ओर भी ये इशारा कर रहा है। केवल 5.6% लोग ही जो व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है उसमें नामांकित हैं, ये भी बात बताई जा रही। साथ ही जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है वो कॉलेज स्तर के छात्रों के बीच ही ज्यादा प्रचलित है। 16.2% इसका आंकड़ा है, जो कॉलेज के जो बच्चे हैं वो ज्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षण की तरफ इनका रुझान है। अधिकांश युवा जो है 6 महीने या उससे कम की अवधि का कोर्स कर रहे हैं और लगभग 2/3 लोग, ये बताया जा रहा है, जो डिजिटल रुझान की बात शुरू में की गई तो लगभग 2/3 लोग ऐसे हैं जो कि स्मार्टफोन का उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें थी। अगला है विजय राघवन पैनल की सिफारिशें। विजय राघवन पैनल का आपको पहले तो नाम याद रखना है। ये कैसा पैनल है, इसमें क्या रिपोर्ट दी गई है, देखते हैं। तो दरअसल ये 9 सदस्यीय विजय राघवन पैनल है और इसमें आप देखें तो जो डीआरडीओ है, देश में हमारा जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ, उसके बारे में इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं। उसकी कार्यप्रणाली को लेकर कुछ असंतोष है, उसमें जो लेट लतीफी होती है, किन क्षेत्रों में उसे ध्यान देना चाहिए, किन क्षेत्रों में ध्यान नहीं देना चाहिए, इस दिशा में कुछ सिफारिशें की गई हैं विजय राघवन पैनल की सिफारिशों में, उनको हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिस पर इस पैनल ने अपनी सिफारिशें दी हैं। क्या चिंताएं हैं, तो डीआरडीओ को संबोधित करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट उन चिंताओं को संबोधित करते हुए सौंपी गई है और इसमें यह कहा गया है कि हाल ही में जो संसदीय स्थायी समिति है उसमें डीआरडीओ की 55 मिशन मोड परियोजनाओं में से यह बताया कि 23 ऐसी परियोजनाएं थी जिसमें बहुत ज्यादा देरी हुई थी, अर्थात परियोजनाओं की देरी की तरफ एक तो ध्यान इसमें आकृष्ट किया गया और उस पर चिंता व्यक्त की। दूसरा, सीएजी की रिपोर्ट दिसंबर 2023-22 में जो थी उसमें संकेत दिया गया था कि जांच की गई परियोजनाओं में से 67% ऐसी परियोजनाएं थी, अर्थात 178 में से 119 ऐसी परियोजनाएं थी जो कि अपने टाइम पर पूरी नहीं हुई, समय सीमा का पालन वो नहीं कर पाई। तो इन बातों को इस रिपोर्ट में बताया गया कि एक तो समय सीमा का पालन नहीं हो पा रहा है, साथ ही उसमें लेट लतीफी हो रही, तो ये इस दिशा में विचार करने की जरूरत है।
अब इस समिति ने इस सारी चिंताओं पर ध्यान देते हुए कुछ सिफारिशें की। क्या कहा उसने कहा कि जो अनुसंधान और विकास का काम है, अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही हम उत्पादीकरण हो गया, उत्पादन चक्र और उत्पादन प्रबंधन हो गया, इसमें खुद को शामिल करने की बहुत जरूरत नहीं है। अर्थात प्रोडक्शन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसको डीआरडीओ को ध्यान देने की जरूरत नहीं, बल्कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत कहां पर है? अनुसंधान और विकास अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में। और साथ ही ये कहा गया कि ये इस प्रकार का जो काम है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे इस प्रकार के मैनेजमेंट का हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड, इस प्रकार के कार्यों में जो निजी क्षेत्र है उसके लिए आप इसको सौंप दीजिए, उस पर आपका ये काम नहीं है। साथ ही ये कहा गया कि फोकस और विशेषज्ञता वाले जो क्षेत्र हैं उसका निर्धारण होना चाहिए कि डीआरडीओ कुछ विशेष क्षेत्रों में काम करे, जो विविध प्रौद्योगिकियों में संलग्न होने के अतिरिक्त विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसा क्षेत्र हो, सामान्य भाषा में आप समझें, जैसे कुछ सामान्य अगर पढ़ाई पढ़नी हो तो वो उसके लिए सामान्य टीचर हो सकता है, लेकिन अगर कोई विशेष क्षेत्र हो, विशेष चीज हो, तो उसके लिए विशेष टीचर होता है जिसके उसमें उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो। ठीक यही चीज डॉक्टरी के लेवल पे देख सकते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर नॉर्मल सारे रोगों का इलाज करता है, लेकिन वहीं जब किसी विशेष क्षेत्र के स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है तो हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, वैसे ही अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट बनाए गए, एमडीडीएम बनाए गए। तो यहां पर यही कहा गया कि जो डीआरडीओ संस्था है वो एक स्पेशलिस्ट चीजों के लिए है, स्पेसिफिक कामों के लिए उनको अलॉट किया जाना चाहिए। तो ऐसे कामों को चिन्हित करना है और उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करके उसको सौंपना चाहिए, तभी इस प्रकार की जो संगठन है उनकी गरिमा बची रहेगी, उनके कामों में गुणवत्ता आएगी। ड्रोन के विकास में डीआरडीओ की भागीदारी की आवश्यकता पर सवाल खड़े किए गए इस समिति में। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञता को मान्यता देने की जो चीज है, जो प्रस्ताव है, उसको भी इसमें कहा गया कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए, आपकी कुछ विशेषता होनी चाहिए ताकि आपकी पहचान हो सके। इस तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। और विशिष्ट रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, अर्थात इसको बनाना चाहिए और इसके माध्यम से काम होना चाहिए। तो ये इस समिति ने कुछ बातें कही, विशेष रूप से जो लेट लतीफी है उसके संबंध में। अब डीआरडीओ से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों में अगर देखें तो परियोजना की समय सीमा में भी वृद्धि होती थी, कोई भी परियोजना होती थी, और उसकी लागत में भी वृद्धि हो जाती थी। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण जो रक्षा क्षमताएं हैं उसमें देरी होती। जैसे तेजस बना था, तेजस को बनने में काफी लंबा समय लग गया था, तो लंबा समय लगने की वजह से इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। साथ ही दक्षता अगर बात करें और संसाधन आवंटन के बात करें, दक्षता का मतलब एफिशिएंसी की बात करें, और रिसोर्स का जो एलोकेशन है अगर उसकी बात करें, तो इसमें भी चिंताएं बढ़ जाती हैं जब टाइम ज्यादा लगता है। तो तेजस की मैं बात कर रहा था, तेजस को बनाने में, विकसित करने में 30 साल से ज्यादा का समय लग गया। ये अपने आप में एक चिंता की बात है, इसको इस समिति में उजागर किया गया। साथ ही ये कहा गया कि सशस्त्र बलों के साथ जो तालमेल है उसमें भी अभाव दिखाई देता है डीआरडीओ का, तो इसको भी बेहतर करने की जरूरत है। और इससे डीआरडीओ की जो आंतरिक निर्णय की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, नवाचार और अनुकूलन में बाधा होता है, कैसे एडॉप्टेशन होगा, कैसे जो इनोवेशन होगा, ये सारी चीजें बाधित होती हैं। तो इसको करने के लिए इस समिति में बातें बताई गई हैं। अगला है इदाते आयोग। इदाते कमीशन क्या है? तो हाल ही में इस कमीशन ने, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस रिपोर्ट को दिया है। इस रिपोर्ट को कौन जारी किया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी किया है, ध्यान रखेंगे। इदाते आयोग का संबंध सीधे सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, भारत में कुछ ऐसी विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों हैं। उन जनजातियों के संबंध में कुछ चिंताएं हैं, उन चिंताओं को इस इदाते आयोग ने अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किया है। वो जनजातियों को ये कहा गया है कि इनके संबंध में जो चिंताएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इसी बात को इसमें विशेष रूप से बताया गया है। तो साफ साफ ये मोटा मोटी आप समझें कि इस पूरे के पूरे शीर्षक का जो सार है वो यही है। अब देखिए, इसको दूर करने के लिए इदाते आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें कुछ सिफारिशें की। ये कहा गया कि जो इस प्रकार की जो विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं उनको राज्य सूची में संकलित करने के लिए भीखू राम जी इदाते के नेतृत्व में यह कमेटी गठित की गई थी। और कब गठित की गई थी? 2014 में इसको इदाते आयोग को बनाया गया था। अब क्या इसमें कहा गया है? तो सिफारिशों में कहा गया है कि SC, ST, OBC सूची में ये चिन्हित जो नहीं किए गए हैं, बहुत ऐसे इस प्रकार की जो जनजातियां हैं वो इन श्रेणियों में चिन्हित की गई हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी वर्ग है जो इनमें से किसी भी श्रेणी में चिन्हित नहीं किया गया है। तो उसमें यह कहा गया कि जो इनमें से किसी भी श्रेणी में चिन्हित नहीं किए गए हैं
उनको ओबीसी की श्रेणी में निर्दिष्ट किया जाए। पहली बात तो ये कही गई। दूसरा ये कहा गया कि जो अत्याचार होते हैं उनको रोकने के लिए इस समुदाय के सदस्यों के बीच कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि इनके अंदर एक सुरक्षा की भावना हो, एक सेफ्टी का भाव हो। उसको बहाल करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में तीसरी अनुसूची को शामिल करके वैधानिक और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। यह बात भी इसकी सिफारिशों में कही गई। साथ ही ये जो तीनों जनजातियां हैं, इसके लिए कहा गया कि कानूनी स्थिति वाले एक स्थायी आयोग का गठन किया जाए जो विशेष रूप से इस प्रकार की जो घुमंतु जो जनजातियां हैं उनके विषय में एक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराए। महत्वपूर्ण जो आबादी वाले राज्य हैं उनमें इन समुदायों के कल्याण के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए। साथ ही इस प्रकार की जो जनजातियां उनके परिवार की अनुमानित संख्या और वितरण निर्धारित करने के लिए एक सर्वे कराया जाए, गहन सर्वेक्षण होना चाहिए। साथ ही ये कहा गया कि जो भी विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं, इनकी जितनी भी चिंताजनक स्थिति है उसको सुरक्षात्मक भाव उसमें कैसे पैदा कीजिए, इन सारी बातों के लिए चाहे वो सर्वे हो, चाहे उनके लिए अलग डिपार्टमेंट हो या कानूनी ढांचा हो, इनको कैसे व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए। अब ये होती क्या है जनजातियां, इस पर एक नजर डालें तो देखिए इनको विमुक्त जाति भी कहते हैं। सबसे अधिक ये असुरक्षित और वंचित जातियों के अंतर्गत ये आती हैं। जब ब्रिटिश शासन था तो उस दौरान क्या हुआ, कुछ ऐसी इस प्रकार की जो विमुक्त जातियां थी उनको आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 जैसे कानूनों के तहत गैर अधिसूचित समुदायों के अंतर्गत इनको क्या कहा गया, बॉर्न क्रिमिनल कहा गया, अर्थात इनको जन्मजात जो है अपराधी बता दिया गया और उसके रूप में ही इनको अधिसूचित किया गया, अंकित किया गया। बाद में 1952 में भी भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर गैर अधिसूचित श्रेणी में ही इनको फिर से सम्मिलित कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि इनमें से कुछ समुदाय ऐसे थे जिनको गैर अधिसूचित के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो कि घुमंतु समुदाय थे। इसमें घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक स्थान पर रहने के बदले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, अर्थात ठहर के वो स्थायी जीवन नहीं जीते हैं, वो घूमते रहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। इसमें अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों में आते हैं और जो नहीं आते हैं इसमें सिफारिश की गई है कि उनको ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया जाए। यही बात मुख्य रूप से इसी में बात कही गई, जो कहीं भी अनुसूचित नहीं है उनको ओबीसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है। क्या कहा गया है स्टार्टअप को लेके, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के समर्थन करने के लिए जो राज्य हैं उन राज्यों को रैंकिंग प्रदान की जाती है और इस माध्यम से यह कोशिश की जाती है कि जितने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बेहतर तरीके से बनाया जा सके, इसको और प्रोत्साहित किया जा सके। इसका चौथा संस्करण अभी जारी किया गया। इसमें 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया, अर्थात 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए यह रैंकिंग प्रदान की गई। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया जो पहल है उसके तहत इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और उभरते उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिए देश में कैसे एक मजबूत स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाया जाए, यह कोशिश की जाती है। उसी की परिकल्पना के तहत यह रैंकिंग जारी की जाती है। अब वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है उसी के द्वारा यह जारी किया जाता है। 2018 से राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग जारी की जाती है और इसका वर्गीकरण कुछ श्रेणियों के अंतर्गत किया जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं नजर डालें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब 5 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य होंगे, साथ ही शीर्ष प्रदर्शक होगा जो उसको दिया जाएगा, एक लीडर स्टेट के तौर पर होगा उसको दिया जाएगा, महत्वाकांक्षी नेता या एस्पायरिंग लीडर के अंतर्गत एक श्रेणी बनाई गई है, साथ ही एक उभरता हुआ स्टार्टअप, जहां पर स्टार्टअप इन्वायरमेंट उभर रहा है तो एक उसकी श्रेणी भी उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की श्रेणी भी बनाई गई है। तो ये 5 अलग अलग श्रेणियां हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष प्रदर्शक, लीडर, एस्पायरिंग लीडर और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। इन्हीं श्रेणियों के अंतर्गत रैंकिंग प्रदान की जाती है। फिलहाल अगर देखें तो बेस्ट परफॉर्मर राज्य के तौर पर आप देखें तो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इसमें सम्मिलित हैं। श्रेणी ए और श्रेणी बी, श्रेणी ए में जो बड़े राज्य हैं उनको सम्मिलित किया गया है और श्रेणी बी में जो पर्वतीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है उनको सम्मिलित किया गया है। टॉप परफॉर्मर में देखें तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना है। लीडर के तौर पर आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है। एस्पायरिंग लीडर के तौर पर बिहार, हरियाणा है। इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंतर्गत छत्तीसगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर है। तो ये इसके अंतर्गत आप
ये राज्य सम्मिलित हैं। दूसरा श्रेणी बी जैसा मैंने बताया, उसमें देखें बेस्ट परफॉर्मर में हिमाचल प्रदेश है, टॉप परफॉर्मर में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय है। लीडर श्रेणी के अंतर्गत गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा है। एस्पायरिंग लीडर के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड है। इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंतर्गत चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी और सिक्किम है। तो ये अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत इनको रैंकिंग प्रदान की गई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग इसको जारी करता है। 2005-6 से जारी किया जा रहा है। हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक काफी चर्चा में रहा, क्योंकि यह बताया गया कि तकरीबन 24.82 करोड़ लोग पिछले 9 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, इसकी वजह से इसकी काफी चर्चा रही। बहुआयामी गरीबी से लगभग 25 करोड़ लोग, 24.82 करोड़ लोग बाहर आते हैं। ये बात बताई गई सूचकांक के माध्यम से, और कहा गया 2005-6, 2015-16, 2019-21 में ये आयोजित हुआ और इसमें सर्वे किया गया। और इस सर्वे में कौन हिस्सेदारी, किसकी हिस्सेदारी रही? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसके द्वारा डेटा का संकलन किया गया और इसी के डेटा का प्रयोग इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करने में किया गया। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अगर बात करें तो इसमें 3 क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है, इनको देखा जाता है। और 12 संकेतक होते हैं, 12 संकेतक, जिसमें कि उन संकेतकों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। 12 संकेतक आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बाल किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा इत्यादि इत्यादि सम्मिलित हैं। अल-कायर और फोस्टर पद्धति पर आधारित होता है। इस पद्धति का नाम है, मेथड का नाम है, जिसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। अब इस सूचकांक में रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है? भारत में जो बहुआयामी निर्धनता है उसमें उल्लेखनीय कमी आई है। मोटा मोटी बात यह है, आपको ध्यान रखना है। और वर्ष 2013-14 में ऐसा कहा गया कि 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28%, अर्थात लगभग 17.89% अंक की कमी आई है गरीबी में। ये बात इसमें मुख्य रूप से बताई गई है, आपको याद रखना है। और विगत 9 वर्षों में 13-14 से लेकर 22-23 की अगर अवधि को आप देखें तो लगभग 24.82 करोड़ लोग जो हैं इस निर्धनता से बाहर निकले हैं। यह आंकड़ा ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बताया गया है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक कमी आई है। जाहिर सी बात है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर कमी का प्रतिशत भी ज्यादा होगा। इस लिहाज से देखें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में निर्धनता में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है। आगे है मधिका भाषा। मधिका भाषा की चर्चा क्यों रही? यह बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य है। मधिका भाषा को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं के लिए। यह एक ऐसी भाषा है जिसको बोलने वाले अभी बहुत कम लोग बचे हैं, केवल 2 लोग बचे हैं। अब ऐसी भाषा चर्चा में रहना इसका स्वाभाविक है। केरल के करीवेलूर ग्राम पंचायत के नजदीक ये कुकनम कॉलोनी है, कुकनम का क्षेत्र है, वहां से दूर एक चकलिया समूह है, वो इस मधिका भाषा को बोलता है और इस भाषा को बोलने वाले केवल 2 लोग अब शेष हैं। अब ऐसे में यही 2 लोग ऐसे हैं जो इस मधिका भाषा को फ्लुएंट तरीके से, धारा प्रवाह तरीके से बोल सकते हैं। अब ऐसे में इनकी चिंता लाजमी है कि कहीं इनमें से किसी का निधन हो गया तो यह भाषा दुनिया से ही विलुप्त हो जाएगी। तो इस चिंता को व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही खास बात यह है कि इस भाषा की कोई लिपि नहीं है। तो इस भाषा को अगर देखेंगे तो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इनका एक मिक्स है, ये मिक्सअप है, इन सारी भाषाओं का मिश्रण है। इस भाषा को बोलने वाले 2 लोग हैं, इस कारण ये मधिका भाषा काफी चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है। चकलिया समुदाय के द्वारा इस भाषा को बोला जाता है। तो ऐसे में चकलिया समुदाय भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। चकलिया समुदाय मूल रूप से एक खानाबदोश समुदाय है, घुमंतु एक समुदाय है। और थिरुवेंकटरमण और मरियम्मा, ये 2 लोगों के ये लोग उपासक हैं। अर्थात किनकी पूजा करते हैं? तो आपके संस्कृति खंड से में यह पूछा भी जा सकता है कि चकलिया समुदाय बेसिकली एक खानाबदोश समुदाय है और किसकी उपासना करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, थिरुवेंकटरमण और मरियम्मा के उपासक हैं ये लोग। और सदियों पहले कर्नाटक के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से ये उत्तरी मालाबार में चले गए थे। अर्थात पहले ये कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, वहां से बाद में ये चले गए उत्तरी मालाबार में चले गए। और मूल रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है इस समुदाय को। और बाद में केरल में अनुसूचित जाति समूह में ये फिर से इनको पुनर्वर्गीकृत किया गया। तो पहले मूल रूप से का मतलब पहले, सबसे पहले इनको आप देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते थे। बाद में जब ये केरल में आए तो केरल में जब मलाबार में आ गए तो अनुसूचित जाति समूह में इनको सम्मिलित कर लिया गया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अगला है। भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की थी और इसका उद्देश्य क्या था कि देश में 1 करोड़ घरों की जो छत है
उस पर सौर पैनल लगाए जाएंगे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना इसका लक्ष्य है। और इसमें रूफटॉप सोलर क्या होता है, तो फोटोवोल्टिक प्रणाली है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है, और उससे विद्युत उत्पादन करने वाले जो सौर पैनल हैं, देखते होंगे आप लोग, इस योजना के तहत ये सब्सिडी के दर पर इसको उपलब्ध कराया जाता है। और बड़े बड़े हम कह सकते हैं जो बिल्डिंगें हैं उनके छत पे लोग लगाते हैं, कुछ लोग निजी घरों में भी लगाते हैं। तो आवासीय भी हो सकता है और व्यावसायिक भवन भी हो सकता है। ये संरचना छत पर लगी होती है, बड़े बड़े इसमें फोटोवोल्टिक जो इसका प्लांट है वो लगाया जाता है। अब इसमें अब ये कहा जाता है कि आप अगर इसको लगाते हैं तो आप जितनी बिजली उत्पन्न करते हैं उसमें कुछ अपने घरों में इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अगर अधिशेष उत्पादन होता है, सरप्लस होता है, तो उस उत्पादन को वो ग्रिड से कनेक्ट होगा और आप चाहें तो उसको निर्यात कर सकते हैं, बदले में आपको मौद्रिक लाभ होगा, पैसा मिलेगा आपको। तो आप सौर ऊर्जा उत्पादन में एक तरह से योगदान भी दे रहे हैं। तो इसमें सौर ऊर्जा जो इकाई है उसको मीटरिंग प्रावधानों के अनुसार ग्रिड में निर्यात भी किया जा सकता है और उससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। 2014 में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य ये था कि 2022 तक 49,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की क्षमता, स्टोरेज क्षमता जो है वो हासिल कर ली जाएगी। हालांकि ये टारगेट हासिल नहीं हो सका, लक्ष्य हासिल नहीं हो सका, तो इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया और 2022 से बढ़ाकर इसको 2026 कर दिया गया। अब यही लक्ष्य 2026 तक हासिल करने के लिए सामने रखा गया है। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार से संबंधित है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। करप्शन को लेके क्या स्थिति है पूरे विश्व में, इस बात को ये अपनी रिपोर्ट में बताता है। अब सीपीआई विश्व भर के 180 देशों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया और इसमें 0 से लेकर 100 तक अंक दिए जाते हैं, अर्थात वो इंडेक्स होता है, उसमें 0 से लेकर 100 तक का एक पैमाना मान लीजिए। 0 की तरफ जो जितना ज्यादा होगा वो उतना भ्रष्ट होगा, 100 की तरफ बढ़ने वाला उतनी बेहतर स्थिति में माना जाएगा, कम भ्रष्ट माना जाएगा, भ्रष्टाचार से मुक्त माना जाएगा। अगर 100 उसको नंबर मिलते हैं तो 2/3 से अधिक देश ऐसा देखा गया कि उनका स्कोर जो है वो 50 से कम है। 50 से कम होने का मतलब कि वो भ्रष्टाचार की तरफ दिखाई देते हैं। अब ऐसे में भ्रष्टाचार की जो गंभीर समस्याएं हैं उसकी तरफ ये इशारा करता है। देखें वैश्विक औसत स्कोर कितना है, तो वैश्विक औसत स्कोर का मतलब पूरे विश्व के जितने देशों को जो अंक मिले हैं, अगर उसका एक औसत निकाला जाए तो देखा जाए पूरा विश्व भ्रष्टाचार मुक्त है या भ्रष्टाचार युक्त है, तो दिखाई दिया कि 43, और 43 अगर 50-50 में डिवाइड किया जाए तो भ्रष्टाचार की तरफ जाता हुआ पूरा विश्व दिखाई दिया। तो वैश्विक औसत स्कोर भी भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है और अधिकांश देशों ने पिछले दशक की तुलना में यह दिखाई दिया कि जो पिछली बार उनकी जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, जो उनका अंक था, उससे कोई वृद्धि नहीं दिखाई गई। अर्थात भ्रष्टाचार से मुक्ति की तरफ वो नहीं जा रहे हैं बल्कि युक्ति की तरफ जा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक हमको बोध कराता है। इसमें यह बताया गया कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क जो है 90 का स्कोर पाता है और ये भ्रष्टाचार यहां पर काफी कम माना जा रहा है और 6ठे वर्ष इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर काबिज है। इसके बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड का स्थान आता है जो क्रमशः 87 और 85 स्कोर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर विराजमान है। विधि सम्मत शासन सूचकांक भी होता है, विधि सम्मत शासन सूचकांक में भी ये देश शीर्ष पर है। इसके अलावा सबसे नीचे कौन है, तो सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, दक्षिणी सूडान और यमन, इनके स्कोर क्रमशः 11, 13, 13, 13 है और ये काफी सबसे निचले पायदान पर ये देश पाए गए हैं, अर्थात 0 के काफी करीब है। अब इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो 180 देशों में भारत की स्थिति आप देखेंगे तो भारत 93वें स्थान पर है। तो भारत की स्थिति भी कोई बहुत बेहतर तो नहीं कही जा सकती। वर्ष 2023 की तुलना में अगर देखें तो भारत का कुल स्कोर 39 था, जो वर्ष 2022 में प्राप्त स्कोर 40 से कम है। और 2022 में भारत किस स्थान पर था, तो 85वें स्थान पर था। 85वें स्थान से किस पर चला गया, तो 93वें स्थान पर चला गया। अर्थात भारत भी एक तरह से हम कहें भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के दावे के अनुसार, जो कि इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है, तो एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में बर्लिन जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी। तो यह भी आप तथ्य याद रखेंगे। अगला है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्यों जारी किया जाता है, तो उद्देश्य यह है कि जो नागरिक सामाजिक भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए जो उपाय हैं वो कैसे बेहतर बनाए जा सके, उसके माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का समाधान किया जा सके और भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाली जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है, जो आपराधिक गतिविधियां हैं, उसकी रोकथाम के लिए कार्यवाही कैसे बेहतर किया जा सके। इसी उद्देश्य से इसको जारी किया जाता है कि हमको
किसी भी रोग के बारे में जब तक नहीं पता है तो उसकी कार्यवाही, उसका निदान कैसे करेंगे? तो पहले डायग्नोज करने के लिए ये रिपोर्ट है और फिर इस संबंध में नीति बना के उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके सबसे उल्लेखनीय प्रकाशनों में अगर आप देखें तो ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी शामिल हैं। आगे है नजूल भूमि। नजूल भूमि हाल ही में काफी चर्चा में रहा। उत्तराखंड में नजूल भूमि के ऊपर जो कार्यवाही हुई उसमें काफी हिंसा भी देखने को मिली। तो उत्तराखंड के नैनीताल में, हल्द्वानी में इसी वजह से चर्चा में भी था। प्रशासन द्वारा कथित तौर पर जो नजूल भूमि थी वहां पर एक मस्जिद और मदरसे की जगह पर जो अतिक्रमण था वहां पर जब पहुंचा गया उस अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो इसकी वजह से हिंसा भड़क गई और हिंसा भड़कने के कारण ही पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो चर्चा में आ गया। अब ऐसे में आप सवाल उठता है कि नजूल भूमि होती क्या है? तो नजूल भूमि ऐसी भूमि होती है जिसका स्वामित्व जो होता है वो सरकार के पास होता है और अक्सर ये सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित लेकिन नहीं किया जाता है। मतलब राज्य संपत्ति डायरेक्ट इस पर अक्सर प्रशासन नहीं करती है, उसका इस्तेमाल विभिन्न कामों के लिए हो सकता है, लेकिन स्वामित्व की अगर बात की जाए तो उसका स्वामित्व राज्य सरकार के पास, मतलब सरकार के पास इसका स्वामित्व होता है। अब देखिए, राज्य जो होता है आमतौर पर ऐसी भूमि को क्या करता है, किसी भी इकाई को 15 से 99 वर्ष की एक अवधि, एक टाइम पीरियड है, उस अवधि के लिए उसको पट्टे पर प्रदान कर देगा। अर्थात इतने वर्षों के बाद अब फिर से उसको रिन्यूअल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिलहाल 15 वर्ष भी हो सकता है, 99 वर्ष भी हो सकता है, एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित कर देता है। और जब ये टाइम समाप्त हो जाएगा, अवधि समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में अब आप जाएंगे फिर से इसका नवीनीकृत इसको कराने के लिए, इस पट्टे को फिर से रिन्यूअल कराने के लिए। ऐसे में स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को आप एक लिखित आवेदन देंगे और उसके बाद से इसका नवीनीकरण करने के लिए आप वहां पर अर्जी लगाएंगे। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि सरकार के पास यह अधिकार होगा कि उस पट्टे को सरकार चाहे तो नवीनीकृत कर भी सकती है और चाहे तो उस पट्टे को रद्द भी कर सकती है और चाहे तो उस नजूल भूमि को वापस भी ले सकती है। अब देखें, भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में अनेक प्रयोजनों के लिए, विभिन्न कामों के लिए विभिन्न संस्थाओं को नजूल भूमि आवंटित की गई है। ये बहुत आम समस्या है कि नजूल भूमि कई जगह ऐसा है जिस पर लोग बहुत वर्षों से रह रहे हैं, आवासीय वहां पर स्थिति भी हो गई है। नजूल भूमि का उद्भव कैसे हुआ? तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान आप देखेंगे कि जो राजा रजवाड़े होते थे अक्सर क्या करते थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनका विद्रोह कर देते थे, उनकी मुखालफत करते थे। तो ऐसे में उनसे लड़ाई होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि राजाओं को परास्त जब करते थे तो अंग्रेज अक्सर उनसे उनकी जमीन को क्या करते थे, छीन लेते थे। और उनकी जो छीनी हुई जमीन थी, आजादी मिलने के बाद अंग्रेजों ने इन जमीनों को क्या किया, खाली कर दिया। भाई जब आजाद हो गए हम तो अंग्रेज यहां से चले गए, तो वो जमीनी जो छीनी हुई जमीनें थी वो जमीनें क्या हुई, अंग्रेजों ने खाली कर दी। अब ऐसी जो खाली जमीनें थी उन जमीनों पर दावेदारी के लिए जो राजा थे, रजवाड़े थे, उनके पास पर्याप्त जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं थे। अब इस डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से पूर्व स्वामित्व अपना साबित नहीं कर पाए और उचित दस्तावेजों की कमी होने के कारण जो नजूल भूमि थी उसको चिन्हित किया गया, इन जमीनों को नजूल भूमि के रूप में चिन्हित किया गया और इस पर जो स्वामित्व था वो जो भी संबंधित राज्य सरकार थी उसको दे दिया गया। जैसे यूपी में या दिल्ली में या किसी भी जगह पर कोई अगर ऐसी भूमि थी जो किसी राजा रजवाड़े की थी, अंग्रेज उसको, राजा रजवाड़ा को पराजित किया और उस जमीन को अपने पास ले लिया, अपने अधिकार में ले लिए। फिर अंग्रेज चले गए, अब उस पर स्वामित्व किसका हो? तो अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तब तो उसको उसकी जमीन मिलेगी, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो संबंधित जो भी राज्य होगा उस राज्य सरकार के पास उसका स्वामित्व होगा। यही नजूल भूमि है। अब देखिए, नजूल भूमि का उद्देश्य क्या था? तो सरकार के माध्यम से, नजूल भूमि के माध्यम से स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन आदि के निर्माण के लिए यह जमीन दे सकती है और भारत के कई शहरों में हाउसिंग सोसाइटियों के लिए उपयोग भी किया जाता है, आमतौर पर पट्टे के रूप में। अर्थात 99 वर्ष हो सकता है मैक्सिमम और 15 वर्ष से लेकर 99 वर्ष तक। जबकि कई राज्यों ने नजूल भूमि के लिए नियम बनाने के उद्देश्य से सरकारी आदेश भी जारी किए हैं। नजूल भूमि स्थानांतरण नियम 1956 फिलहाल वो कानून है, ये ध्यान रखेंगे। नजूल भूमि स्थानांतरण नियम 1956 वो कानून है जिसका उपयोग ज्यादातर नजूल भूमि के निर्णय के लिए फिलहाल किया जाता है। तो ये कानून भी आप याद रखेंगे। अगला है विश्व कुष्ठ निवारण कुष्ठ रोग दिवस। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस पूछा जाएगा तो अगर विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो प्रतिवर्ष जनवरी के आखिरी रविवार, आखिरी संडे को मनाया जाता है। लेकिन भारत में कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है और 30 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी होती है, उसी के साथ इसको भी मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस 2024 का विषय क्या था? याद रखेंगे, बीट लेप्रोसी इसका सब्जेक्ट था, इसका विषय था। तो यह भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
और ये दो उद्देश्य इसके हैं, दोहरे उद्देश्य को ये समाहित करता है। क्या है? एक तो कुष्ठ रोग से जुड़े जो लांछन या कलंक होते हैं, अमूमन भारत में अगर देखें तो हमारे खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कुष्ठ, अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है तो उसको एक कलंक के तौर पर देखा जाता है। जो सामाजिक दृष्टि है इसके प्रति वो थोड़ा सा उपेक्षित दृष्टि होती है। तो एक तो उस कलंक के तौर पर जो देखने का नजरिया है, उस नजरिए में बदलाव लाना एक लक्ष्य है। दूसरा, इस रोग से प्रभावित लोगों की जो गरिमा है उनको कैसे बढ़ाया जाए, वो अपने आप में हीन भावना महसूस ना करें, इस बात को लेकर इसको शुरू किया गया और इस दिवस को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि कुष्ठ रोग से जुड़े जो लांछन या कलंक के बारे में आम जनता के बीच एक तो जागरूकता भी फैलाया जाए कि ये रोग ऐसा नहीं है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। लोगों को शिक्षित करना इसका लक्ष्य है कि कुष्ठ रोग विशेष एक बैक्टीरिया के कारण होता है और इलाज आसानी से इसका किया जा सकता है। लोग ऐसा ना समझें कि अगर किसी को कुष्ठ हो गया तो उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, इस भावना से निकालना है। साथ ही एक जागरूकता अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी इसको देखा जाता है। हैंसेन रोग भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। हैंसेन रोग कभी पूछ ले तो आप समझ जाएं, कुष्ठ रोग को ही कहा जाता है। ये एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री इस नाम का एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसकी वजह से यह होता है। कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो त्वचा, परिधीय तंत्रिका, ऊपरी श्वसन पथ की श्लैष्मिक सतहों और आंखों को ये प्रभावित करता है। उपचार क्या है? तो कुछ रोग का इलाज संभव है, ये बिल्कुल असंभव नहीं है कि इलाज ही नहीं हो सकता है, इसका इलाज बिल्कुल संभव है। और शुरुआती चरणों में अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो दिव्यांगता से बचा भी जा सकता है, यह भी बात ध्यान रखना है। और इसके लिए 3 दवाएं ऐसी हैं जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध भी कराया जाता है WHO की गाइडलाइन के तहत। कौन कौन सी दवाएं हैं? तो डेप्सोन है, रिफैम्पियन है और क्लोफाजिमिन है। इन दवाओं के जो संयोजन है, अर्थात इन दवाओं को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, इसको मल्टी ड्रग थेरेपी अर्थात MDT भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे MDT को, मल्टी ड्रग थेरेपी को, जिसके अंतर्गत डेप्सोन, रिफैम्पिन और क्लोफाजिमिन है, ये दवाएं हैं। इसको WHO के माध्यम से 1995 से ही पूरी दुनिया को निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अब भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो भारत में भी कुष्ठ रोग कभी एक समय पर बहुत ज्यादा था, लेकिन आज के समय में कुष्ठ रोग से मुक्त भारत इस कंडीशन में पहुंच चुका है। कुष्ठ रोग का वैश्विक बोझ अगर देखें तो उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग है, अर्थात उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देता है। आप देखेंगे जी ट्रॉपिकल जो भी इस प्रकार का जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, NTD है, उष्ण कटिबंधीय रोग है, इसमें 120 से अधिक देश अभी भी प्रभावित है। और अगर देखेंगे प्रत्येक वर्ष की अगर बात करें तो मोटा मोटी लगभग 2 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं और नए मामले, इस 2 लाख लोगों के नए मामले सामने आते हैं। वर्ष 2022 में देखें तो 182 देशों में 1.65 लाख से अधिक मामले सामने आए। और WHO कहता है कि उच्च दर वाले अधिकांश देश अफ्रीकी और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में इसमें दिखाई दिए हैं। भारत में अगर बात करें तो वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 मामले से भी कम देखा गया। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि भारत इस मामले में पूरी तरह से उसकी पकड़ मजबूत है। और WHO के मानदंड के अनुसार कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य जो है भारत ने 2005 के समय ही हासिल कर लिया। कुष्ठ रोग भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है, लेकिन स्थानिक है, स्थानिक स्तर पर का मतलब कि संक्रामक की कंडीशन में नहीं है। अगला है ब्लू इकोनॉमी 2। अंतरिम बजट जो हाल में पेश किया गया था उसमें ब्लू इकोनॉमी 2 के बारे में बात की गई और इसको आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह कहा गया कि जो नीली अर्थव्यवस्था है, ब्लू इकोनॉमी है, इसके माध्यम से समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से अन्वेषण, आर्थिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और परिवहन का विकास, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के साथ इसको कैसे बढ़ाया जाए, इस बात पर जोर दिया गया। सतत उपयोग का मतलब कि समुद्री जो संसाधन है उनका उपयोग भी करें और समुद्र का जो पर्यावरण इकोसिस्टम है उसको हम नुकसान भी ना पहुंचाएं। साथ ही समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संरक्षण को भी संदर्भित करता है। सतत विकास का मतलब ही होता है कि हम विकास करें लेकिन हमारे विकास से किसी भी प्रकार की जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हानि ना पहुंचे। अब देखिए भारत में नीली अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो नौवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन और अपतटीय तेल गैस अन्वेषण, ये सभी क्षेत्र आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। और सतत विकास लक्ष्य SDG 14 में यह परिलक्षित भी होता है कि स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण तथा उपयोग किया जाए। अब इसके दिशा में क्यों ध्यान दिया जा रहा है? दरअसल इसमें काफी संभावनाएं हैं
उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप देखें विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इस क्षेत्र में भारत देखा जा रहा है। और वर्तमान में जो वैश्विक महासागर अर्थव्यवस्था है उसका भारत के संदर्भ में अगर मूल्य देखें आप तो लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो कि विश्व का जो संपूर्ण मूल्य है 24 ट्रिलियन की तुलना में आप देख सकते हैं कि उस लिहाज से भारत 7वें नंबर पर आ रहा है। अब अनुमानों के अनुसार 2030 तक दोगुना वृद्धि करना इसका लक्ष्य है, भारत का ये लक्ष्य है कि इसमें 2030 तक दुगुनी वृद्धि कर लेगा और 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर को आसानी से पार कर लेगा। इसके लिहाज से ही इस प्रकार की जो पॉलिसीज हैं उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। समुद्री संपत्ति जिसे नैसर्गिक पूंजी भी कहा जाता है, इसको बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। नीली अर्थव्यवस्था 2 क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तटीय क्षेत्रों में जो जलवायु लचीली गतिविधियां हैं और सतत विकास है उसको बढ़ावा दिया जाए। समुद्री पारिस्थितिक प्रणालियों को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक दोहन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो इनसे बचाते हुए विकास की तरफ, अर्थव्यवस्था की तरफ कैसे हम ध्यान अपना आगे बढ़ाएं। तो इन सारी घटनाओं से क्या होता है, समुद्री संसाधनों की स्थिरता और लचीलेपन की रक्षा के लिए एक समन्वित कार्यवाही कैसे की जाए उसके तरफ भी सोचना है। इसीलिए नीली अर्थव्यवस्था 2 के तहत यह कोशिश की गई है कि हम इस दिशा में आर्थिक विकास तो प्राप्त करें ही, साथ साथ ये समस्त जो समुद्री संसाधनों को लेकर चुनौतियां हैं, समुद्री संसाधनों के पर्यावरण को लेकर समुद्री संसाधनों की क्षति कम से कम हो, इस बात की तरफ भी कैसे ध्यान दिया जाए, मूल रूप से इस पर ही केंद्रित है। नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख सरकारी पहले भी हैं, जिसमें कि डीप ओशन मिशन का नाम सुना होगा आपने, सागरमाला परियोजना, ओ स्मार्ट सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे कार्यबल, नाविक सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे कार्यबल, राष्ट्रीय मत्स्य नीति, ये सारी जो इससे संबंधित सरकारी पहले हैं ये ब्लू इकोनॉमी 2 से ही संबंधित है। तो उम्मीद है आज का संदर्भ आपको समझ में आया होगा। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।